नमस्कार। शाम के बाद 5 बज चुके हैं। मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ में है विकास सक्सेना। हम करेंगे सत्ता के महासंग्राम में जो बात हर एक रोज हम लोग कर रहे हैं कि सत्ता के महासंग्राम में हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बारे में आपको लगातार अपडेट देते रहे, लगातार चर्चा भी करते रहे। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर की, लेकिन आज जो चर्चा है वो चर्चा इस बात को है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो निकल गए हैं और जो 90 की 90 सीटें हैं हरियाणा विधानसभा की, सभी पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इन प्रत्याशियों के उतरने से हरियाणा चुनाव के समीकरण क्या बदलेंगे, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को क्या कोई सीट मिल पाएगी, क्योंकि लगातार 3 चुनाव से अरविंद केजरीवाल हरियाणा में हाथ पांव मार रहे हैं और दिल्ली से सटे होने के कारण से उन्हें उम्मीद होती कि शायद हरियाणा में कुछ सफलता मिलेगी, लेकिन हरियाणा में अभी तक उन्हें कोई सफलता। हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर नामांकन का कार्य जो है पूरा हो गया है। पार्टियां अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने में जुट गई है और ऐसे में सारी पार्टियां अपने अपने जातीय समीकरण को बिठाने में लग गई। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस बार भी बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने टिकट बंटवारे में जातियों पर दांव लगाया है। जातीय समीकरण को ध्यान रखते हुए उन्होंने टिकट दिए। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने टिकट बंटवारे में इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि किस जाति की कितनी अहमियत देनी है और किस क्षेत्र में किस जाति की अहमियत है, उसी के हिसाब से कैंडिडेट का चयन भी किया गया। यहाँ आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में जाट बनाम नॉन जाट का समीकरण पिछले 2 चुनाव से हावी होता रहा है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को यदि देखें तो साफ पता चलता है कि बीजेपी ने गैर जाट उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने ज्यादा भरोसा जाट उम्मीदवारों पर जताया है। सबसे पहले जो है 14 के बाद से अगर अभी देखें तो जाट और नॉन जाट की ही जो लड़ाई वहां हरियाणा में देखने को मिल रही है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा में जातियों का समीकरण क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे बीजेपी और कांग्रेस में किस कास्ट से लिया गया है। एक बार तो देखिए, जातीय समीकरण समझने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा जाट आते हैं, 22% आबादी उनकी है। उसके बाद दलित आते हैं और ये दोनों कास्ट जो हैं बड़ी निर्णायक भूमिका में हर बार चुनाव में रहती हैं। 21% दलित आते हैं। पंजाबी की बात की जाए तो 0.8% आते हैं। ब्राह्मण को देखें तो 7.5 यानी कि 7.5% आते हैं। अहीर को देखें तो 5.14% हैं, जबकि वैश्य जो हैं वो 5% आते हैं। तो ये क्रम है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो पूरा चुनाव है वो जाट और दलित फैक्टर के आसपास ही घूमता नजर आता है, उसके इर्द गिर्द ही रहता है। दूसरे तरीके से इसको देखें तो जाट अगर 22% है तो आप कहते हैं कि 78% जो है नॉन जाट है, लेकिन नॉन जाट में जो है कास्ट का बंटवारा है। दलित उसमें 21% है, 8% पंजाबी है, 7.5% जो है ब्राह्मण, अहीर जो है जो यादव कहते हैं वो 5.14% अहीर है और वैश्य जो है वो 0.5% जो है वहां पे। तो वहीं चलिए देखते हैं कि अब दलित और जाट जातियों की ये दोनों किसके साथ हो जाएंगी, उसको सत्ता के करीब हालांकि मान लिया जाता है, लेकिन जो अंतर है वो भी आपको दिखाते हैं। जाट 22%, दलित 21%, टोटल होता है 43 यानी 43%। यानी इसको जिसने साध लिया लगभग सत्ता का रास्ता जो है बहुत करीब उस सफर के वो पहुंच जाता है। 43% ये आंकड़ा जो टच होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें विकास है कि पूरी तरीके से अगर कहें तो पूरा जाट जो है वो किसी भी एक पार्टी के साथ नहीं है और पूरी दलित जो है वो किसी एक पार्टी के साथ में नहीं है, और इसीलिए राजनीति जो है वहां पर दिलचस्प हो रही है। क्योंकि देखिए, ये केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जाट और नॉन जाट की लड़ाई नहीं है, जबकि जाट की बड़ी पार्टी जो है INLD जो है, INLD भी जाट की पार्टी है, JJP है वो भी जाट नेता है और जाट की ही राजनीति करती है। तो इन तीनों में अगर बढ़ता है, फिर जो इनके साथ में जो इनके एलाइज हैं, एक तरफ चंद्रशेखर की पार्टी JJP के साथ है, BSP जो है INLD के साथ में है, तो दलित वोटों का बंटवारा वहां पर भी होगा। उसके बाद कांग्रेस के कुछ परंपरागत दलित वोटर है और बीजेपी के पास भी परंपरागत दलित वोट बैंक है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए ये जो चतुष्कोणीय नहीं, 5 कोण का मुकाबला है। आम आदमी पार्टी की एंट्री इसमें हुई। हालांकि पहले आम आदमी की पार्टी जो है विकास, ऐसा लग रहा था कि ये केवल एक सिंबॉलिक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद से ये दिलचस्प हो गया। अब जातीय समीकरण में कांग्रेस का समीकरण क्या है? जाट समुदाय के 25 लोगों को टिकट दिया है। जी बिल्कुल, 25 उम्मीदवारों को टिकट है और जाट सिख समुदाय की अगर इसके बाद हम बात करें तो 4 नेताओं के यहां से टिकट दिया गया है। वहीं ओबीसी वर्ग के 24 उम्मीदवार यहां उतारे हैं। 3 मेव मुस्लिम उम्मीदवारों को भी यहां से मौका दिया है कांग्रेस ने। तो वहीं बात की जाए ब्राह्मण समुदाय से 6 लोगों को टिकट यहां दिया गया है। मुस्लिम समुदाय से 5 नेताओं पर भरोसा जताया है। पंजाबी और सिखों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 11 टिकट यहां पर इन पर दांव पर लगाए हैं। और वैश्यों की बात की जाए तो 2 राजपूत, विश्नोई और जो अन्य समुदाय
को एक एक टिकट देते। यानी इस तरह से कुल क्लासिफिकेशन अगर हम जातियों के आधार पर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कांग्रेस का हमें देखने को मिला है। चलिए अब एक बार बीजेपी का जो जातीय समीकरण है वो भी आपको समझ लेते हैं और फिर इसी आधार पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी को अगर देखें तो 16 लोगों को बीजेपी ने जाट समुदाय से टिकट दिया है। पिछड़ी जातियों से 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 2 मेव मुस्लिम उम्मीदवारों पर भी बीजेपी ने भरोसा जताया है, जिसमें 2 विश्नोई, 5 वैश्य, 11 ब्राह्मणों को टिकट मिला है। 11 पंजाबी हैं, 3 राजपूत हैं और इसी के साथ अनुसूचित जाति से अगर बात की जाए तो 17 उम्मीदवार यहां पर तय किए गए। चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ चारों मेहमान जुड़ गए हैं, करेंगे चर्चा की शुरुआत। और एक बार मैं परिचय करवा दूं अपने मेहमानों से। प्रोफेसर विदुर रावल जी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर हिम्मत यादव कांग्रेस की तरफ से, अधिवक्ता नकीम मेहरा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से है। और चर्चा की शुरुआत मैं नकीम मेहरा जी से करना चाहूँगा क्योंकि आज दिन जो है वो आम आदमी पार्टी का दिख रहा है। नकीम मेहरा जी, आपके नेता जो है आज अभी कुछ ही देर में जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। ऑर्डर बेल ऑर्डर जो है वो पहुँच चुका है तिहाड़ जेल, अब कुछ देर में वो बाहर आने वाले हैं। क्या अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से निकल करके सीधा हरियाणा प्रचार में लग जाएंगे? और अगर वो लगेंगे, जैसा कि है कि अब नेता हैं तो लगेंगे ही चुनाव प्रचार में, कितना उम्मीद है आपको लगता है कि इस बार शायद आम आदमी पार्टी को कोई सीट मिल जाए, इस बार खाता खुल जाए आपका वहां पे? सबसे पहले मैं हरियाणा की जनता को और पूरे देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है, ये कहा है कि इनकी कंगेस में कोई भी सबूत नहीं मिले हैं और फटकार भी लगाई है। इस पर मैं ये कहना चाहूंगा, विशेषकर बात हो रही हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर जो जोड़ों पे चल रहा है, आज नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं, टूटने भी हो चुके हैं। सभी जो कैंडिडेट है वो आज फाइनल हो चुके हैं। तो अब आज का जो दिन है, अरविंद केजरीवाल जी का जो जेल से बाहर आए हैं, जमानत मिली है, इसका हरियाणा का चुनाव एक बदलाव लेकर के आएगा। और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पंजाब में चुनाव हुआ था, पंजाब में भी ये हालात थे आम आदमी पार्टी के, और हालात देखने के बावजूद 92 सीटें पंजाब के अंदर भारी बहुमत से जीत विजय हासिल हुई थी आम आदमी पार्टी की। उसी तरह हरियाणा की जनता भी इंतजार कर रही है। एक गरीब जो वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जिनको जरूरत है बिजली, पानी, स्कूल व्यवस्था की, सुरक्षा की, रोड की, हर चीजों की, वो इंतजार में कि हमारे पास कोई ऑप्शन आए। क्योंकि कांग्रेस को भी इतने टाइम से देख रहे हैं और बीजेपी को तो पिछले टाइम से देख रही है 10 साल से, कहीं पर भी किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आया। वही की वही दोबारा रिपीट हो गए। वो चेहरे आते हैं, फिर चेहरे वही होते हैं। एक इंतजार में लोग ये है कि इस विधानसभा चुनाव को एक चेंज लेकर के आएंगे, एक राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन लेकर के आएंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से, बहुत भारी बहुमत से बनाएगी। आज जनता इंतजार कर रही है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हरियाणा की जनता को कहती है और कहना बनता भी है विकास, अगर पार्टी कहेगी नहीं तो फिर चुनाव में वोट कैसे मांगेगी। हिम्मत यादव जी हैं, पहले कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी जो है अब गठबंधन की कोशिश कर रही थी, लेकिन पेच फंस गया, नहीं हुआ, अब 90 सीटों पर लड़ रहे हैं। हिम्मत यादव जी, आप कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी का हरियाणा चुनाव में 90 की 90 सीटों पे उन्होंने उतारे हैं, कितना फायदा आपको होगा और कितना नुकसान आपको होगा, या कितना नुकसान बीजेपी को देख रहे हैं? नहीं, मैं नकीम जी को बधाई देता हूँ अरविंद केजरीवाल जी की जमानत के लिए। ये भी एक देश के लिए खुशी की बात है कि एक नेता को षड्यंत्र के तौर के ऊपर अंदर रखा। और रही बात, जहां तक कि आपने चुनाव की बात की है मुकेश जी, विकास जी, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी पहले भी चुनाव लड़के देख चुकी है। हमारा प्रयास था इंडिया गठबंधन के धर्म को निभाने का। हमारा प्रयास था कि इस गठबंधन को लेकर के हम हरियाणा के अंदर भी इसको आगे बढ़ाएं, लेकिन किसी कारणवश राजनीतिक पार्टियों के बड़े तमाम कारण होते हैं और कई बार चीजों का समायोजन नहीं हो पाता है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की कोशिश थी और तमाम जो प्रदेश के नेता थे वो भी उसके बाद में उस सिलसिले में लगे, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश। और रही आम आदमी पार्टी की, आज जो हरियाणा का चुनाव है मुकेश जी, वो सत्ता 10 साल की बीजेपी की सत्ता के विरुद्ध जनता का चुनाव है और जनता के सामने केवल एक ही विकल्प है, वो कांग्रेस पार्टी विकल्प है। आप तमाम सर्वे और तमाम ओपिनियन पोल और तमाम चीजें इस बात को गहराई से दर्शाता है। यहाँ तीसरे, चौथे, पांचवे पार्टनर की किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं है। ये बड़ा बाइपोलर चुनाव हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा इस बार। जैसा आपने पार्लियामेंट के चुनाव में देखा, हूबहू उसी प्रकार की तस्वीर आपके सामने जो है हरियाणा के अंदर भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि आपका सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ है और इसमें कोई तीसरी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है और आप लोग सीधी लड़ाई में जीत करके आ रहे हैं। विदुर रावल जी हमारे साथ हैं। विदुर रावल जी, कितना मानते हैं आप, चुनौती किससे मानते हैं? क्या आपको लगता है कांग्रेस से भी आपकी सीधी लड़ाई है,
एक इस बार तो पंचकोण है, पहले हम लोग चतुष्कोण ये मुकाबला कहते हैं, इस बार तो पंचकोण है, पांचों पार्टियां दावे कर रही हैं और उसमें दो जो पार्टियां हैं जो रीजनल पार्टियां रही हैं और पहले एक ही से अलग अलग हुई है, सत्ता में रह चुकी है, उनका भी एक जनाधार है। बीजेपी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के रिहाई को देखती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल रिहा होने के बाद सीधा जो है वो हरियाणा में प्रचार करने के लिए उतरेंगे, तो अरविंद केजरीवाल का रिहा होना, जेल से बाहर आना और हरियाणा चुनाव में प्रचार करना, बीजेपी किस तरीके से देखती है इसे? माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन सबको नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। देखिए, आपके एक सवाल के दो भाग हैं। पहला भाग तो कोनों को लेकर है, चतुष्कोण है या पंचकोण है या छठकोण है, और दूसरा आम आदमी पार्टी को लेकर है। तो पहले अगर आपकी पहले वाले प्रश्न के पहले वाले भाग पर आए तो देखिए, हरियाणा के अंदर कहते हैं कोण में लगा दिया। ये सभी जो पार्टियां जिनका आप कह रहे हैं, इनको कोने में हरियाणा की जनता लगा चुकी है। हरियाणा के अंदर प्रो इनकम्बेंसी को हमने डिफाइन किया है। 1967 जब से हरियाणा बना था तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने सत्ता में रहते अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया था। 2019 में हमने ये करिश्मा करके दिखाया था। 2014 में हमें जहां 33% केवल वोट मिला था, 2019 तक आते आते 36.5% यानी 3.5% का 10 यानी जो हमें टोटल वोट मिला था उसका 10% और जोड़ के यानी 36.5% वोट हमने करके पहली ऐसी पार्टी थी जो सत्ता में रहते जिसने अपना वोट बढ़ाया। यानी हमारे काम पर जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया था उन लोगों ने भी हमें वोट दिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज हम पहली पार्टी ऐसे बनने वाले हैं, हम कगार पर खड़े हैं जो लगातार 3 बार सत्ता में रहती है। आज तक कभी कोई पार्टी हरियाणा के अंदर लगातार 3 बार सत्ता में नहीं रही, बल्कि कांग्रेस तो जो है 2014 में जब 2 बार सत्ता में रहकर 14 के चुनाव में आई थी तो उसके पास से प्रमुख विपक्षी पार्टी का भी स्टेटस छिन गया था। मुख्य विपक्षी पार्टी लायक भी सीटें नहीं दी थी हरियाणा की जनता ने। अब जो सीधा सीधा मामला जो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के श्रीमुख से सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कि 10 साल के हो गए। वो 10 साल हो गए, इनकी विशफुल थिंकिंग है। ये सोच रहे हैं 10 साल हो गए तो 10 साल पहले जो जनता जितनी पीड़ित और प्रताड़ित थी कांग्रेस से वो भूल जाएगी। इनको जो है लॉ ऑफ एवरेजेस के तहत या जो म्यूजिकल चेयर्स के तहत इनको जो है कहीं सत्ता मिल जाएगी। लोगों को आज भी याद है कितने भयावह वातावरण में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को इनहेरिट किया था। पर्ची खर्ची का बोलबाला था। हरियाणा के अंदर गरीब को नौकरी करने का अधिकार नहीं छोड़ रखा था इन लोगों ने। केवल जिनके पास पर्ची थी यानी सिफारिश थी और जिनके पास जेब में डालने के लिए खर्ची। लेकिन प्रोफेसर बिदु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 14 से 19 में जरूर आपने वोट परसेंटेज बढ़ाया, लेकिन 2024 के जो परिणाम है लोकसभा के, उसको भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता ना। 24 में अभी लोकसभा में जिस तरीके से 5 सीटें गंवाई हैं आपने, तो उसका असर तो होगा। इसका मतलब जनता अपना मन तो बदल रही है कहीं ना कहीं। अब तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा। अब जो प्रो इनकम्बेंसी कह रहे थे, अब तो बोल रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी भी दिखने लगी है। लोकसभा में एंटी इनकम्बेंसी दिखी है, तो चिंता तो बीजेपी के लिए भी है। खैर, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर हम लेंगे, अब आपकी राय लेंगे, दूसरे भी हमारे मेहमान हैं उनसे भी लेंगे। उसको इस बार चुनाव कैंपेन में कितना इफेक्ट करेगी? तो आम आदमी पार्टी ने अब पूरे हरियाणा में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और सभी 90 जो ऐसी सीटें जहां उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, और ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी को भी अब इससे खतरा तो बढ़ा ही है, चूंकि तीसरी पार्टी की एंट्री हुई है, पहले से जेजीपी है, एएसपी है, तो 5 कोणीय जिस तरह से मुकेश जी आप कर रहे थे वो अब आता नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले कई सालों में जो लोग कांग्रेस से नाराज होते हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं और जो बीजेपी से नाराज होते हैं वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते हैं। अब ऐसे में विकल्प ज्यादा है, तीसरा या चौथा या 5वां विकल्प भी है, तो आम आदमी पार्टी के रूप में जो खुला है उसमें कितना नुकसान होगा? चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बहुत जल्दी से बता दे रहे हैं और चर्चा ये चलती रहेगी कि आम आदमी पार्टी के ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस से बागी होकर या बीजेपी से बागी होकर वहां पहुंचे हैं। और हरियाणा चुनाव में देखिए क्या कुछ किसका खेल केजरीवाल बिगाड़ेंगे, तो ये भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, केजरीवाल जो है वो आए 90 की 90 सीटों पर उन्होंने उतारा। बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर होनी थी, लेकिन त्रिकोण जो है वो आम आदमी पार्टी जो है बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि 2 और पार्टी जेजेपी और आईएनएलडी भी है वहां पे, लेकिन कहने को पंचकोण है, लेकिन मुकाबला जो है सीटों के हिसाब से हमें हर एक सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला ही है। कुछ सीटों पे जो है आमने सामने की लड़ाई है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, कहीं आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार मुझे अब तक 90 के 90 से किसी सीट पर सीधे मुकाबले में दिखा नहीं। अब प्रचार अभी तो शुरू हुआ है, प्रचार के बाद जो है वो देखना होगा कि कितना ये करेंगे। अब ये लोग जो बागी हैं, कांग्रेस के बागी जो प्रदीप जटौली है, उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। भीम सिंह राठी को
रादौड़ से दिया है। ये कांग्रेस के बागी हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी के पास बागी थे ना, जगदारी से आदर्शपाल गुर्जर को मिला है, कांग्रेस का टिकट मिला है, और कांग्रेस और बीजेपी के बागियों से ही आम आदमी पार्टी ने अपनी जी अब सीटें बीजेपी भरी की हैं। बात कर लेते हैं। जो नाराज थे रेवाड़ी से सतीश यादव आम आदमी पार्टी से अब इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, बीजेपी से बागी हुए हैं। और इसके बाद सुनील राव का नाम आता है, अटेली विधानसभा से वो आते हैं, बीजेपी से बगावत हुई और उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुए हैं। बरवाला से छत्रपाल सिंह आते हैं, इनका रोने का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था जब नाराज हुए थे, टिकट नहीं मिला था, तो उसके बाद फिर वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए थे। कृष्णा बजाज का नाम थानेसर से आता है, जो बीजेपी में पहले थे, अब आम आदमी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वो हमने नाम बताएं जो बागी हुए हैं। और इस बार ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये फैक्टर कितना महत्वपूर्ण होगा, चूंकि नाराजगी है, एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन इसी बीच में आपसे ये भी जानना चाहूंगा विधु रावल साहब, बीजेपी से इसलिए मेरा सवाल है चूंकि केजरीवाल साहब जैसे ही आज रिहा होंगे तो उससे पहले ही जो सोशल मीडिया कैंपेनिंग है आम आदमी पार्टी की, वो अब उनको वहां का लाल, हरियाणा का लाल के रूप में पेश कर रही है और बता रही है कि वो बेसिकली आते वहीं से, वहीं के लाल हैं। तो ये फैक्टर और किस तरह से आपकी पार्टी से 5 लोग आम आदमी पार्टी में गए, तो कितना नफा नुकसान आप देखते हैं इस बार? देखिए, अगर केजरीवाल को हरियाणा का आवाज आपकी नहीं आ रही विधु रावल जी, आप क्या मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, क्लियर है, बोलिए। आ रही। देखिए, अगर केजरीवाल को आपकी शब्दावली ही मैं ले लूं या केजरीवाल की ही शब्दावली में ले लूं कि उनको हरियाणा का लाल कहें, तो हरियाणा को जो है उनकी माँ कहेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये माँ जो है बड़ी लाल पीली है इस लाल के ऊपर, इसलिए लाल पीली है क्योंकि क्षणिक अपने स्वार्थों के लिए, केवल कुछ वोट पंजाब में हासिल करने के लिए इन्होंने वो घृणित राजनीति की है, हरियाणा वालों के साथ इतना कुठाराघात किया है। एसओएल का पानी को लेकर क्या इनके स्टैंड रहा है? पंजाब के अंदर कहते हैं टुपका पानी नहीं देंगे, एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं देंगे। हरियाणा का 45% हिस्सा एसओएल के पानी के बिना हरियाणा का किसान त्राहिमाम कर रहा है। और हमारा हक और हकूक जो हमारे, जब पंजाब पुनर्गठन कानून जिसके बाद हरियाणा वजूद में आया था, उसके तहत, उसकी धारा 68 के तहत पानी के बंटवारे में जो हमें हक और हकूक मिलना था, उसको इतने साल से, 55 साल से वंचित करने के बाद भी अगर कोई इस प्रकार का कपूत आकर कहता है कि भाई हम हरियाणा को और हरियाणवियों को एक बूंद नहीं देंगे, तो ये बात याद रहेगी। दूसरी बात ये याद रहेगी कि जब दिल्ली के अंदर जब प्रदूषण होता है तो किसको कसूरवार कहते हैं केजरीवाल? हरियाणा के किसान को। दिल्ली के अंदर जब बारिश का पानी जो है पूरे हरियाणा से निकलता हुआ दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली के अंदर कुप्रबंधन के कारण बाढ़ आती है, तो किसको दोष देते हैं? वो हरियाणा को देते हैं। विधु रावल जी, आपने तो आम आदमी पार्टी को एक लाइन दे दी है चुनाव लड़ने की। आप ये कह रहे हैं, ये जो समस्या आप बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहेगी कैंपेन में अपने कि इन समस्याओं से निपटना है, तो आम आदमी पार्टी को वोट दिए, तीनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, समस्या खत्म। इसमें थोड़ा सा इनपुट है। हाँ। ये दिल्ली की अपनी कुप्रबंधन की समस्याओं को का ठीकरा हरियाणा पर फोड़ते हैं। जो इन्होंने एसवाईएल का मुद्दा उठाया। नकीम, मेरा जी से जवाब ले लेता हूं सर। आपने जो सवाल किए नकीम साहब, वो ये कह रहे हैं कि जब चुनाव आए तो हरियाणा के लाल, और चुनाव नहीं है तो हरियाणा से सवाल। क्या जवाब है सर, बोलिए। दिल्ली के नकीम मेरा साहब, ठीक है सर, विधु रावल से पॉइंट टेकन, लौटेंगे आपके पास वन बाय वन। जी रावल जी बात सुनिए। मेरा कहना यह है, जिस एसवाईएल के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मंच पर आकर के खुले रूप में कहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप इस मुद्दे, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये किसी स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये इस चीज को आपको जानते हैं, लेकिन ये कोई इश्यू नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी को खुला निमंत्रण दिया है, आप कभी भी आइए, हम इसको सोल्यूशन करेंगे, बैठ करके बताएंगे। डिसीजन तो राष्ट्र का है। ये अरविंद केजरीवाल इस पर कोई फैसला नहीं ले सकते। 2017 में सुना दिया। ऐसे कहने से चुनाव में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज हरियाणा से बीजेपी पार्टी जा रही है। मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ, हरियाणा से बीजेपी पार्टी जा रही है। नकीम जी, आपके मंत्री भाग रहे हैं, आपके उम्मीदवार भाग रहे हैं, आपकी सत्ता के जो पार्टी की सत्ता के लालची लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ टिकट से ही मतलब है, वो पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे, आज राष्ट्रवाद कहाँ पर है? आज बीजेपी की गड्डी में। चलिए, बिल्कुल लौट रहे हैं। तो यही सवाल है कि लाल, सवाल, बवाल और कमाल अब देखना होगा कि हालांकि अब 24 में कौन कर पाएगा। सवाल है कि एक तरफ हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी को देख रहे हैं, तो वो हरियाणा और दिल्ली का फैक्टर लेकर बातचीत कर रहे हैं, वादे करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अपने अलग समीकरण है। कांग्रेस इस बार किन मुद्दों को लेकर जा रही है? क्या एंटी इनकम्बेंसी बड़ा दाव रहेगा, या आपके जो मैनिफेस्टो हैं उसके आधार पर क्या कुछ बड़े मुद्दे रहेंगे?
विधु राहुल विकास जी, जैसे विधु राहुल जी अपने उसमें कह रहे थे वक्तव्य में कि हम तीसरी बार जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछली बार भी ये एक नारा लेके आए थे, इस बार 75 पार 75 पार 75 पार, और फिर ये किस प्रकार से जमुना पार चले गए और जेजेपी के साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई। जो जेजेपी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सत्ता विरोधी वोट उनको प्राप्त हुआ था, लेकिन उन्होंने भी सत्ता की मलाई खाने के लिए इनके साथ सांठगांठ करके हरियाणा की जनता के साथ धोखा करके और सरकार बनाने का काम किया। उसके बाद में कह रहे हैं हमारा वोट परसेंटेज हमने बढ़ा लिया। क्या कारण रह गया इनका? मुख्यमंत्री इनको बदलना पड़ गया। क्या कारण रह गया कि आज इनको अपनी पार्टी के नेताओं पे विश्वास करके कांग्रेस से आयातित कर करके नेताओं को टिकट देने का काम हो रहा है। आज इनकी जो है, आप जिस प्रकार से विधु राहुल जी कह रहे थे कि हरियाणा के लाल किसान, हरियाणा का युवा, हरियाणा की हमारी बेटियां, खिलाड़ी, मजदूर, कर्मचारी, सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के गाल लाल करने के लिए तैयार है और इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि इनको हरियाणा के अंदर पुनः चुनाव लड़ने में बड़ी तकलीफ होने वाली है। जिस प्रकार से केंद्र के अंदर ये 240 पे सिमटे, कहां 400 पार नारा करके, मुकेश जी पता है क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है? ये जैसे ही सत्ता के अंदर आते हैं, ये नशा, सत्ता का इनको ऐसा नशा हो जाता है, कोई भी आदमी विरोध करे, कोई भी अपने अधिकार के लिए कोई विरोध प्रदर्शन करे, किसी प्रकार का कोई काम, अपनी आवाज उठाने का काम, शासन कैसे करना है पार्टियां कांग्रेस से ही सीखी है सर। कोई आपके ज्यादा करीब है, कोई आपसे ज्यादा दूर है। मुकेश जी, उन लोगों की आवाज नहीं सुनते। एक राजा का काम अपनी प्रजा की आवाज, तकलीफ, उनकी तकलीफों को सुनने का काम होता है। विधु रावल साहब 10 सेकंड में जल्दी से बता दीजिए। आपने चूंकि विधु रावल जी से पूछा है, विधु रावल जी घमंड है ना, 10 सेकंड बोलिए। घमंड को इस बार चकनाचूर हरियाणा की जनता करने वाली है। ये ना 10 सेकंड मिले मुझे। ये लोगों की आवाज सुनते सुनते ही 414 से 99 पे पहुंचे और इनको बड़ा घमंड है 99 का, और 240 से ज्यादा संख्या बताते हैं 99 को। कमाल तो इस बात का है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जो 400 पार विधु रावल जी, आप 400 पार कर रहे थे। 10 सेकंड मिले, केवल 10 सेकंड मिले। जमुना पार हुए हो हिम्मत जी, केवल 10 सेकंड मिले। मैं एक शब्द नहीं बोला आपके बीच, एक शब्द नहीं बोला। और ये जो गाल लाल करने वाला है ना सवाल, इसी सवाल की वजह से ये जो आपने जो तय कर लिया ना कि 4 लठैत तय कर देंगे, इसी कारण से जो है जो साइलेंट मेजोरिटी है, जो गरीब है, वो वोट के चोट से आपको जो है सबक सिखाना चाहता है। क्योंकि आपने जो अपना जो रास्ता तय कर लिया ना, केवल लठैतों वाला, केवल माई वे और हाईवे वाला, केवल लठ के दम पर हम तय करेंगे हरियाणा का फैसला, देश का फैसला, ये आप इस इलीट कल्चर से बाहर निकलिए। असल में नशा में तो आप हैं, और इस नशे में कहां कर रुकेंगे? लगातार तीसरी बार जो है आप डबल डिजिट में रह गए लोकसभा के अंदर, और तीसरी बार हरियाणा के अंदर वापस आने वाले हैं। हमारा तो यमुना पार का बता रहे थे आप। जनता लड़ने के पीछे घूम रही थी, ऐसे भूल गए आप। लेकिन यमुना पार तो आम आदमी पार्टी है। यमुना पार तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपने तमाम विधानसभाओं में देखा, तमाम लोकसभा क्षेत्र में देखा, जनता किस प्रकार से लट लेके इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का। इनको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है हिम्मत जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास। एक बार विधु रावल जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। जी विधु जी। ये बड़ी अच्छी बात है, आधी जानकारी लेकर या आधी जानकारी देने की जो कला है ना। कांग्रेस जो है 2005 में 67 सीटें लेकर आई थी, और 2009 में आते हुए 4 महीने प्रीपोन किया था चुनाव, और 67 से 40 पर रह गए थे। ये 46 से 40 को यमुना पार बता रहे हैं। हम 14 में 46 सीटें लेकर आए, 19 में जो है समीकरणों के कारण वोट परसेंट बढ़ा, लेकिन सीटें कम होने के बाद, और जितनी बार भी विधानसभा के अंदर वोटिंग हुई ना, जितनी बार भी, एक बार विश्वास मत पे हमें 58 वोट पड़ा हमारे पक्ष में, और दूसरी बार 56 पड़ा। तो 10 सीटें अगर जेजेपी की निकाल भी दी जाएं, जो जेजेपी के साथ कभी थी भी नहीं, आज हमने देखा ना कि जेजेपी को सब छोड़कर चले गए, उसके बावजूद भी हम हमेशा बिना जेजेपी के भी सत्ता में थे। हम तो हरियाणा की जनता और हरियाणा के जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर सरकार बनाई। लेकिन बार बार आप भूल जाते हैं कि 24 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में आपके 5 जो है
हमारे 5 आए मुकेश 5 जी, कम हो गए। इनकी तीसरी बार आते आते इनकी सर, 1 सीट रह गई थी, ये- 1 सीट ट्रेंडिंग रह गई देखिए ना, थी। ट्रेंडिंग देखिए। तीसरे चलिए, नकीम नंबर मेहरा पे जी, 14 में ठीक आते है, आते ठीक है सर, ठीक हमारी है, ठीक है, समय की कमी है। नकीम मेहरा जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे। नकीम बोलिए। ठीक। मैं ये कहना चाहूंगा, ये बीजेपी वाले सब कुछ भूल जाते हैं, ये वो भी भूल गए कि 15 लाख का वायदा 2014 में किया गया था, वो 15 लाख रुपए कहाँ पर है। वो ये भी भूल गए कि नोटबंदी में कैसे लोग लाइनों में लग लग के मरे हैं। अरे इस ये पे भी कितनी भूल गए बार इन्होंने सवाल हो बेटी गए, बचाओ, कितनी बेटी बार पढ़ाओ। चुनाव हो गए, इसके बाद कितनी बार जनता ने जवाब दे दिया। आपकी अब विदु जी से क्या जवाब मांग रहे हैं? जनता ने 2-2 बार जवाब दे दिया इसका, अभी कोई सवाल ही नहीं बनता अब तो। नकीम जी, अभी इन सवालों से बाहर आइए आप। वो याद करवाएगी हरियाणा की जनता। नकीम जी, आने अभी दो आप चुनाव। जो ना 14 वाले ही फेम में लग रहा है, 14 से बाहर आइए, 24 है ये सब सवाल 14 में और 19 में थे, सर, इसका 24 की जवाब बात- जनता ने दे दिया। अब जो है, अब दूसरी बात है ना, अब चलिए अब चलते हैं विकास। बिल्कुल, 14 बिल्कुल, तारीख को मुझे लग रहा है हरियाणा- आगे बढ़ेंगे। आप हरियाणा- तीनों मेरे हरियाणा साथ जुड़े, आप विधानसभा तीनों का के अंदर- बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे। अब 14 सितंबर को पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में रैली करने वाले हैं, जहां पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर रैली की सफलता को ध्यान में रखते हुए किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, आइए एक बार दिखा देते हैं आपको तैयारियां। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है और हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र की धरती से। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में बीजेपी की रैली होने जा रही है। क्या तैयारियां हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रैली के प्रभारी अशोक गुज्जर जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या तैयारियां हैं रैली को लेकर। देखिए, कल यानी कि 14 सितंबर को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र की इस पावन पवित्र भूमि पर थीम पार्क के अंदर एक जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और जिसके अंदर हमारे इधर के 6 जिले और जिनमें हमारे 23 विधानसभाओं के प्रत्याशी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर उपस्थित होंगे, और हमारे इन 6 जिलों में आने वाले हमारे सांसद उपस्थित होंगे और कई केंद्रीय नेतागण उपस्थित होंगे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी जो स्वयं लाडवा विधानसभा से प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहन लाल बडोली जी। इस प्रकार से सभी वरिष्ठ नेतागण इस रैली में शिरकत करेंगे, और ये रैली अपने आप में एक बहुत ही बड़ी भव्य रैली होगी। और आप देखोगे कि हजारों हजार की संख्या में आम जनमानस यहाँ पर उपस्थित होकर के रैली में शिरकत करके माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़े जन सैलाब के रूप में यहाँ पर एकत्र होगा। नेताओं का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के काफ़ी उत्साहित है। उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री रैली के बाद बीजेपी की फिजा कुछ और ही नजर आएगी विधानसभा चुनाव में। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, कुरुक्षेत्र। तो 14 तारीख को कुरुक्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के चुनावी शंखनाद करेंगे और रैली करेंगे, और उसकी तैयारी के बारे में अभी हमने दिखाया। आप कल जो है प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर चुनावी शंखनाद करेंगे। लिए चलते हैं आपको जम्मू कश्मीर, जहां इस बार चुनाव का नज़ारा कुछ और भी है। लोग आतंकवाद और इस तरह की घटनाओं से जुड़े रहे हैं, वो लोग भी लोकतंत्र की ओर आ रहे हैं, लोकतंत्र से जुड़ रहे हैं, और उन्हें भी लोकतंत्र पर भरोसा करना पड़ रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में आतंकी अफजल गुरु का भाई भी सोपार से चुनाव लड़ रहा है, और उसने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। वहीं आतंकी फंडिंग के मामले में जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और सांसद भी बन गया। अब उसकी पार्टी भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है, और काफ़ी बड़ी संख्या में उसने उत्तर कश्मीर से अपने सारे कैंडिडेट्स उतारे हैं, और कोर्ट ने प्रचार के लिए जमानत भी इंजीनियर राशिद को दे दी। इन लोगों से चुनाव लड़ने से स्थानीय लोगों पर असर क्या पड़ेगा, क्या चुनाव परिणाम आएंगे, ये तो समय ही बताएगा। और हाल क्या है अभी घाटी में, इस पर भी हम ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहिल बशीर, हमारे संवाददाता रोहिल बशीर वहाँ पे है, लगातार चुनाव को ग्राउंड से कवर कर रहे हैं और लगातार अपडेट भी हम दे रहे हैं। वापस चलेंगे आपके अपने संवाददाता और अपने ब्यूरो चीफ रोहिल बशीर के पास। रोहिल, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। रोहिल, 2 चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर में देखने को जिस बार मिले कि इस बार आतंक के बैकग्राउंड से जो लोग थे, जिनका आतंक से संबंध था, जिनके परिवार के लोग जो हैं, जिन पर आरोप थे, जिनको अफजल गुरु की बात करो, उन्हें आतंक के लिए फांसी भी की सज़ा भी हुई उनके, उसके भाई ने आज भरा है। उसके बाद इंजीनियर राशिद पे भी है, इसी तरीके के आरोप है। लोगों का झुकाव किस तरफ से है? क्या इसको पॉजिटिव देख रही है? क्या जो लोग कभी अलगाववाद का समर्थन करते थे, अब वो भारत के लोकतंत्र पे अपना विश्वास जता रहे हैं? क्या इसको इस तरीके से भी लोग देख रहे हैं?
देखिए मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात यहाँ पर काबिल ज़िक्र है कि जिस तरीके से टेरर फंडिंग मामले में चाहे इंजीनियर रशीद की बात करें, चाहे जो अफजल गुरु के भाई हैं उनकी बात करें, तो साथ ही साथ दक्षिण कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स जो है वो मैदान में उतरे हैं, तो जिनका बैकग्राउंड आतंकवाद का रहा है, तो वो भी इस बार जो है इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, पहली बार इस विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया जो यहाँ पर पहले से शुरू की गई है, इसकी बुनियादी वजह यही है कि 2019 में जब 370 को हटा लिया गया था, उसके बाद जिस तरीके की परिस्थितियां यहाँ पर बदली, उससे पहले पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा अरूज पे था, तो उसके बाद हालात काफ़ी ज़्यादा सुधर गए हैं, जिसकी वजह से अब आतंकवाद से जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं वो भी अब चुनाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दूसरी जानब से इस वक्त चुनाव का जो बुखार है पूरे कश्मीर घाटी में या जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस वक्त चल रहा है। बात करें इंजीनियर रशीद की, जो कल जेल से छूटने के बाद ही उन्होंने तुरंत ही चुनाव प्रचार शुरू किया और आज एक बार फिर से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और साथ साथ महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा और साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि जो नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का, उसको यहाँ की जनता, जो उत्तरी कश्मीर की जनता है, उन्होंने उसको नकार दिया है और वोट से उन्होंने उसका बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दिया है जब उनको लोकसभा चुनाव में बड़ी बहुमत से जीत दिलाई थी लोगों की तरफ से। और दूसरी जानब से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि उनका जो काज है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला से भी बढ़कर है, और कश्मीर मुद्दा उन्होंने एक बार फिर से उठाया। वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं हर किसी संबोधित में कि वो कश्मीर मुद्दे को हल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात कहना ज़रूरी है कि कश्मीर मसला अगर है तो क्या है, यहाँ पर कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा जो है पूरी तरीके से सुलझाया गया है। कश्मीर को पूरी तरीके से जो है यहाँ के हालात बदल गए हैं 2019 के बाद। एक सवाल बनता है, आप जब लोगों से मिलेंगे तो ये सवाल उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा इसका जवाब, कि अभी जितनी भी एक्टिविटीज़ ये हो रही हैं, जितने भी आतंकवादी जो बैकग्राउंड के लोग चुनाव में आ रहे हैं, वो सब के सब जो है वो कश्मीर से आ रहे हैं। किसी ने जम्मू में अपनी पार्टी का जो है प्रत्याशी नहीं रखा है। क्या इन लोगों के लिए कश्मीर जो है, कश्मीर ही एक मुद्दा है, या जम्मू कश्मीर दोनों में चुनाव हो रहे हैं लेकिन ये जितनी भी पार्टियां जो आतंक से रिलेटेड वो सिर्फ कश्मीर में नहीं? क्या इनके ये लगता है कि एक समुदाय विशेष ही इनको समर्थन देगी? देखिए, अगर लोगों की बात करें तो अभी तक जो है इन लोगों को जिनके बैकग्राउंड, जो आतंकवाद का बैकग्राउंड है, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जम्मू को छोड़ के जम्मू में इस तरीके का कोई ऐसा कैंडिडेट सामने नहीं आया है, लेकिन कश्मीर हर हमेशा मुद्दा रहा है, चाहे आतंकवाद को लेकर, चाहे राजनीतिक नेताओं को लेकर, तो कश्मीर हमेशा मुद्दा बना हुआ है। जिस तरीके से कश्मीर घाटी संवेदनशील मानी जाती है, उसके बाद हालातों को सुधारा गया है, तो अब जो जमात के बैकग्राउंड वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो मैदान में उतरे हैं इस विधानसभा चुनाव में, या इंजीनियर रशीद की बात करें या अफजल गुरु के भाई की बात करें, तो कहीं ना कहीं ठीक है रोहिल, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। लेकिन इंजीनियर रशीद आज जब चुनाव प्रचार के लिए निकले तो क्या कहा उसने, एक बार इंजीनियर राशिद को सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसमें तो वापस आए कि हम लेके आएंगे सब आएंगे। मसला बड़ा है कश्मीर का, मसला बड़ा है 370 और 33 का। उसके लिए अगर उनके पास कोई रोड में थे हम उनका सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन वो रोड में अपनी वो 3.5 साल कुछ भी नहीं बोले। ने बोला कि वापस अभी आप एक काम करना, आप उनसे वो तो बेल तो पूरी होने दो, उसके लिए भी हमने कहा ना कि उनको ये रोड में अब देना होगा। 370 वापस कैसे लाएंगे, हम उनके साथ तैयार हैं करने के लिए। कोई चैलेंज किस तरह समझते हैं अगर वो त्यार जेल खुद जाएंगे? अरे एक मिनट, चैलेंज क्या, 8 महीना चुप करो, ये कौन सा चैलेंज है? वो बेचारा तो मेरे से 2 लाख वोटों से हार गया, वो क्या चैलेंज मुझे देगा? उसको आज अपनी टोपी उतार के कहेंगे बुछुआ करना जार पार में टोप छाते है, मैं छुआ तो है, पहले वो कश्मीरी करना सीख ले फिर बता दें। सच बोलना सेपरेटिज्म है तो वी आर प्राउड ऑफ टू बी सेपरेटिस्ट, दैट्स एनफ। एक मिनट, दूसरी बात, ऐसा कह के उन वोटरों की, ऐसा करके दिल्ली को सोचना चाहिए अगर इंजीनियर रशीद के साथ सेपरेटिस्ट वोटर से, तो फिर हिंदुस्तान के साथ यहाँ कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है आप साउथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं सर। यहाँ साउथ तो मेरा नहीं है क्या, साउथ मेरी जान है, मेरा दिल है, साउथ पर मेरी जान कुर्बान। इंजीनियर राशिद को कोर्ट ने और सरकार ने इजाज़त तो दे दी है, लेकिन जिस तरीके से अलगाववाद की बात खुलेआम राशिद कह रहा है, मुझे लगता है कि इस पर लगाम लगनी चाहिए और इस तरीके की बात जो है वो भारत में, हिंदुस्तान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल अभी के सत्ता के महासंग्राम में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।